गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति वाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप घर में बिल्कुल स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपका यूटी में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आप अपना प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे पद्य भाग का पाठ 5, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो एक प्रकृतिवादी कवि हैं। इसमें बच्चों, आप पर्वतीय क्षेत्रों में गए होंगे और आपने महसूस किया होगा कि वहाँ पर प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलती रहती है। तो कवि ने इस ढंग से इस कविता को लिखा है कि पढ़ते पढ़ते ही यह अनुभूति हो जाएगी कि आप पर्वतीय अंचल की सैर कर रहे हैं और प्रकृति के रोमांच और सौंदर्य के दृश्यों को साक्षात देख रहे हैं। हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां चारों ओर पर्वतीय श्रृंखलाएं और झरने बह रहे हैं। तो बच्चों, शुरू करें कविता। और इस समय तो वैसे भी पावस ऋतु चल रही है, पावस अर्थात वर्षा ऋतु। तो इस पाठ की व्याख्या करवाने से पहले मैं आपको इस पाठ का सार अवश्य समझाऊंगी, जिससे कि आपको व्याख्या आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता का सार। प्रस्तुत पाठ में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए प्रकृति और उसके अंगों का मानवीकरण किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये मानवीकरण क्या है? बच्चों, ये एक अलंकार होता है जिसमें कवि अचेतन वस्तु में मानवीय क्रियाकलापों का चित्रण करते हैं। तो इस कविता में भी ऐसा किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा ऋतु में जो प्रकृति है वो प्रत्येक क्षण अपना वेश, अपना रूप, अपना रंग बदलती रहती। पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो पर्वत की तलहटी में जो वर्षा का जल है वो इकट्ठा हो जाता है और बच्चों वो एक तालाब का रूप धारण कर लेता है। और ये तालाब किसकी तरह प्रतीत होता है? एक दर्पण की भांति। और पहाड़ पर क्या उगे हुए हैं? रंग बिरंगे फूल। जो ये फूल हैं वो पहाड़ की आंखों से प्रतीत होते हैं और लगता है कि मानो पर्वत इन फूलों रूपी आंखों से तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार रहा है। पर्वत से गिरने वाले झरने देखकर लगता है कि झरने पर्वत की गौरव गाथा सुना रहे हैं और इनकी झाग मोतियों की सुंदर लड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। पहाड़ की चोटियां ऐसी लगती हैं मानो ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई हैं और वो एक टक पर्वत की ओर निहार रही हैं। इधर बादल ऐसे उठे अचानक कि जैसे पहाड़ ही पंख लगाकर उड़ गए। झरझर करते हुए झरने ऐसे लगते हैं कहीं गायब ही हो गए हों, पर उनका स्वर सुनाई दे रहा हो। इन बादलों के कारण ऐसा लगता है जैसे शाल के पेड़ भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब से उठता धुआं देखकर लगता है जैसे उसमें आग ही लग गई हो। सारा दृश्य ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता, जो वर्षा के देवता गिना जाते हैं बच्चों, उन घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखा रहे हों या अपना इंद्रजाल बिछा रहे हों। तो बच्चों, शुरू करें व्याख्या। पर पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस वर्षा ऋतु, मैंने आपको भी पहले भी बताया है। पर्वत प्रदेश, पल पल प्रतिपल परिवर्तित बदलती रहती है। प्रकृति वेश, जो प्रकृति है वो वेश मतलब अपना रूप, अपना रंग बदलती रहती है। कवि क्या कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो जो प्रकृति है पर्वतीय क्षेत्र की वो प्रत्येक क्षण अपना रूप, अपना आकार, अपना रंग बदलती रहती है। और इस बदलते रूप रंग को देखकर कैसा लगता है? मानो प्रकृति सुंदर दिखने के लिए पल पल में अपना परिधान बदल रही है।
आया बच्चों समझ में? आगे चलें। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार, मेखलाकार का अर्थ होता है बच्चों करधनी के आकार के पर्वत की ढलान। मेखलाकार, फिर से समझें, करधनी के आकार की। अपने सहस्त्र, सहस्त्र होते हैं हजारों, क्या होता है बच्चों? हजारों। दृग, सुमन, आंखों रूपी फूल, आंख रूपी जो फूल हैं उनको दृग सुमन कहा जाता है। दृग होती हैं आंखें, सुमन होते हैं फूल। फाड़ कर, मतलब कि अत्यंत ध्यान से। अवलोक रहा, अवलोक का अर्थ होता है देख रहा। नीचे जल में निज महाकार, निज का अर्थ होता है अपना, महाकार अपना कैसा? विशाल आकार। फिर से समझें अब इसको बच्चों। कहता है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवरोक रहा है बार बार, निज जल में निज महाकार। कवि कहते हैं कि सामने विशाल आकार वाले जो पर्वत की ढलान है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कैसी है? करधनी के मतलब के रूप की है, करधनी का आकार है उसका। और ये विशाल आकार वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ तक फैले हुए हैं? दूर दूर तक फैले हुए हैं। और उन पर्वतों पर क्या उगे हुए हैं? सहस्त्र मतलब हजारों फूल उगे हुए हैं। और ये फूल किसकी भांति प्रतीत हो रहे हैं? ये फूल आंखों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार, निज जल में निज महाकार। अब बच्चों वर्षा होती है तो क्या होता है? अपने महाकार मतलब वर्षा के कारण जो तलहटी में पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी को दर्पण की संज्ञा दी गई है। और उस दर्पण में क्या कर रहा है? जो ये पर्वत है अपने फूलों रूपी आंखों से अपने विशाल शरीर को निहार रहा है। किसमें निहार रहा है? जो पर्वत की तलहटी में पानी इकट्ठा हो गया है वर्षा का, उस तलहटी को तलहटी में इकट्ठे हुए जल को तालाब की संज्ञा दी गई है। और ऐसा लगता है मानो वो दर्पण के समान है। और उसमें क्या कर रहा है? उस जल में अपने महाकार को अपनी फूलों रूपी आंखों से निहार रहा है। एक बार व्याख्या को पुनः समझेंगे बच्चों कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति के क्षण क्षण बदलते रूप रंग को देखकर कवि कहता है कि पर्वतीय स्थान था वर्षा ऋतु में, वहाँ प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदल रही है। इस बदलते रूप रंग को देखकर लगता था मानो प्रकृति सुंदर दिखने के लिए पल पल में अपना परिधान बदल रही हो। सामने विशाल आकार वाले पर्वत की ढलान देखकर लगा जैसे वे धरती की करधनी हो, मतलब कि पर्वत किस आकार के हैं? करधनी के आकार के। और ये विशाल आकार वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन पर खिले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वत की आंखें हों। पर्वत के पैरों के तले, जिसमें लिखा भी है जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, कि जिसके पैरों के पास ही अर्थात पर्वत के पैरों के तले ही या तलहटी में विशाल तालाब है। क्योंकि वर्षा का जल बच्चा इकट्ठा हो जाता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है? तालाब का। तो जिसमें पर्वत की परछाई दिखाई देती है, इसलिए उस तालाब को किसकी संज्ञा दी गई है? दर्पण की संज्ञा दी गई है। और पर्वत क्या कर रहा है? उस विशाल तालाब में या उस विशाल तालाब रूपी दर्पण में अपनी फूलों रूपी आंखों से क्या कर रहा है? अपने विशाल आकार को देख रहा है। आया बच्चों समझ में? ये पर्वतीय क्षेत्र का सुंदर वर्णन है। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पुनः समझ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। तो बच्चों आगे चलें।
गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। गौरव, गौरव का अर्थ होता है महिमा, किसी का गुणगान करना बच्चों। गाकर झरझर, झरझर होता है जब झरना बहता है बच्चों, झरझर की आवाज आती है, ध्वन्यात्मक शब्द है ये। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद मतलब मस्ती में, उत्तेजित कर बढ़ाकर, लड़ियों से सुंदर, लड़ियां आप समझते हैं मालाओं की तरह जो होती हैं उसके लिए आया है। निर्झर, झरने। तो अब इसकी व्याख्या को समझेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति का सौंदर्य और भी निखर जाता है, बहुत ही मनोरम लगता है और इसे देखकर लगता है कि पहाड़ों से गिरते जो झरने हैं, जो झरझर की आवाज़ कर रहे हैं, कि मानो वे किसका गुणगान कर रहे हैं, पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, फिर से समझें कि जो झरने हैं वो झरझर की आवाज़ करते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो वह पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये झरने के गिरने से उठता स्वर, जो झरनों के गिरते हैं झरझर की आवाज़ कर कर, उससे जो आवाज़ होती है बच्चों वो क्या कर रही है, नस नस में उत्तेजना भर देती है। मोती की लड़ियों से सुंदर, अब क्या है, झरना बहता, इसमें झरने के विषय में बताया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु में झरने बहते हैं तो झरने जब बहते हैं तो बच्चों वो किसके समान होते हैं, उसकी जो झाग से होती है वो मोतियों के समान लगती है। ऐसा लगता है कि इनका जो झाग है मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, कि झरझर की आवाज करते हुए जो झरने क्या कर रहे हैं, पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं और एक नस नस में उत्तेजना भर देते हैं। तो ये जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। आगे चलें बच्चों, एक बार फिर से समझ लें इसको। पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य क्या हो जाता है, और भी अधिक मनोरम हो जाता है। पहाड़ों से झरझर गिरने वाले ये झाग भरे झरने कैसे लगते हैं, मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हों। इनका झाग मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत होता है और झरनों के गिरने से उठता स्वर सुनने से कैसा लगता है कि मन मन में, हमारी नस नस में उत्तेजना भर देता है। इन झरनों का उत्साह उमंग देखते ही बनता है। आगे चलें बच्चों। गिरिवर के उसके उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमिष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर, गिरिवर का अर्थ होता है बच्चों कि पहाड़। गिरिवर किसे कहा गया है, पहाड़ को। उर, उर होता है हृदय। उच्च आकांक्षाओं से, ऊंची ऊंची इच्छाओं से भरे हुए तरुवर वृक्ष हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव होता है, रव होता है बच्चों शोर, नीरव निर्जमा रव, तो क्या बन गया, नीरव मतलब शोर रहित, और मतलब क्या हुआ, शांत। तो नीरव का अर्थ हुआ शांत। नभ पर, नभ मतलब आकाश। अनिमेष, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए। अटल, अडिग होकर, एकटक होकर क्या कर रहे हैं, जो मतलब अडिग भाव से, अचल भाव से, अटल भाव से, कुछ चिंता पर, मतलब कि चिंता मग्न होकर क्या कर रहे हैं, आकाश को निहार रहे हैं। तो अब इसकी व्याख्या को समझेंगे। गिरिवर के उर से उठ उठकर, कहते हैं पहाड़ों पर उगे बड़े बड़े जो शाल के वृक्ष हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं
उन्हें देखकर लगता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों के हृदय से उगे ये वृक्ष मनुष्य के मन में उठने वाली जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं उसके समान लंबे हैं। अब आप सामान्य भाषा में समझें कि पर्वतों पर पर्वतीय क्षेत्र में आप जो वृक्ष देखते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उन्हें देखकर कवि क्या कल्पना करते हैं कि मानो वो क्या हैं, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं से, इच्छाओं से भरे हुए हैं। और वो वृक्ष क्या कर रहे हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, कहते हैं शांत आकाश की ओर। कैसे झांक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आकाश को, अनिमेष। अनिमेष मैंने अभी बताया, अपलक, बिना पलक झपकाए, मौन होकर, चिंता मग्न होकर क्या कर रहे हैं, उस आकाश को निहार रहे हैं। एक बार पूरे की व्याख्या समझेंगे जो अब तक हमने करवाया है बच्चों। तो शुरू से लेकर अब तक की व्याख्या तैयार हैं? अब ध्यान से समझे, जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा रही हूँ। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्र में अपना क्षण क्षण रूप बदलती रहती है और इस बदलते रूप को देखकर कवि को लगता है कि मानो जो प्रकृति है सुंदर दिखने के लिए पल पल में अपना परिधान, अपना वस्त्र बदल रही है। और विशाल आकार वाले पर्वत की ढलान कैसे लगती है, करधनी के समान। और विशाल आकार वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं और उन पर हजारों फूल खिले हुए हैं और जैसे कि वो पर्वत की क्या हों, आंखें हों। और पर्वत के पैरों की तलहटी में क्या है बच्चों, एक पानी इकट्ठा हो जाता है वर्षा का, तो वो एक तालाब का रूप धारण कर लेता है और वो तालाब एक दर्पण की भांति कवि को लगता है। और कवि को क्या लगता है कि उस दर्पण में पर्वत अपनी परछाई देख रहा है, किसके माध्यम से, फूलों रूपी आंखों के माध्यम से अपने विशाल आकार को देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मंद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य और भी सुंदर लगने लग जाता है, और भी मनोरम, मन को मोहने वाला लग जाता है। और कवि कहता है कि पहाड़ों से झरझर गिरने वाले ये झरने ऐसे लग रहे हैं मानो प्रकृति का, पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। और झाग जो है, इनकी झरनों की जो झाग है, बहने से जो झाग इकट्ठी हो जाती है वो मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होती है। झरनों के गिरने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्वर उत्पन्न होता है, वो क्या कर देता है, नस नस में उत्तेजना भर देता है। और इन झरनों का उत्साह और उमंग कवि कहता है कि देखते ही बनता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता मग्न। पहाड़ पर उगे उगे बड़े बड़े वृक्षों को देखकर कवि क्या कल्पना कर रहे हैं अब यहाँ पर, कि ऐसा लगता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों के हृदय से वो वृक्ष उगे हैं और वो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं। और वो वृक्ष क्या कर रहे हैं, वे वृक्ष शांत आकाश की ओर अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए, अडिग भाव से, मौन भाव से, चिंता मग्न होकर उस आकाश को निहार रहे हैं। कैसा आकाश, जो शांत है बिल्कुल, उसको निहारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे की व्याख्या अगली वीडियो क्लास में करेंगे। आपका गृह कार्य है कि आप पर्वत प्रदेश में पावस कविता का पाठ प्रवेश, नए शब्द और शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।